हेलो क्लास 11th, मोस्ट वेलकम। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम चैप्टर 1 के पार्ट नंबर 5 में हम पहुंच चुके हैं एंड इसमें हम सभी कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो मुझे जितनी भी बातें बतानी वो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे नोट कर रखा है एज यूजुअल, ठीक है, ताकि सारा पॉइंट ताकि एक भी पॉइंट मिस ना हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब हमारा चैप्टर जो है ना, जहाँ से हम स्टार्ट किए थे उसी को समझते हैं। तो हमने समझा था कि हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो हमारा होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और दूसरे होते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के मतलब है वैसे एक्टिविटीज़ जो हम अपना जीवन यापन करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए करते हैं। वही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वैसे एक्टिविटीज़ हैं जो सिंपैथी, लव दिखाने के लिए करते हैं, राइट। ये सभी चीज़ों को हमने समझा था पिछले क्लास में, मतलब फर्स्ट क्लास में ही समझा था, ठीक है। तो अब चैप्टर में जितने भी मेन टॉपिक्स थे बीच में, उन सभी को हमने कवर कर लिया। अब हम वहीं से फिर से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो हमने समझा था दो एक्टिविटीज़ के बारे में। तो बिजनेस एक्टिविटीज़, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उनके बारे में हम अब आज की क्लास में समझ रहे हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का तो बात हो गया है कि दो होते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दूसरे हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यहाँ तक आई डोंट थिंक कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमने दोनों पे डिफरेंसेस को समझा था और ये हमारा बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है, राइट। तो अब देखो क्या है, हमें समझना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितने टाइप्स के हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ जो हम मनी अर्न करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए करते हैं। ये हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। तो एक बात बताओ, कोई भी इंसान है वो कैसे मनी अर्न करेगा, अपना जीवन यापन करने के लिए वो अपना जीविका कैसे चलाएगा, बता सकते हो? यस, या तो वो कहीं जॉब करेगा, या कोई बिजनेस करेगा, या फिर कोई प्रोफेशनल होगा, राइट। मतलब तीन ही तरीके से वो कर सकता है। या तो वो कहीं जॉब कर रहा होगा, या फिर हो सकता है कि उसका कोई बिजनेस हो, या फिर हो सकता है कि वो प्रोफेशनल डॉक्टर हो, लॉयर हो, टीचर हो, ठीक है, कोई प्रोफेशनल हो। तो यही हमें समझना है कि कोई भी इंसान बिजनेस एक्टिविटीज़ तीन ही तरीके से कर सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो तीन ही तरीके से कर सकता है। इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बस तीन होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो पहला आपका है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन, और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस मतलब वो खुद से अपना कैपिटल लगा के अपना एक नया बिजनेस खोल रहा है जिसमें उसको प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रॉफिट। जब कोई इंसान बिजनेस करता है तो उसे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। सेकंड है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है? तो प्रोफेशन का मतलब है पेशा, ठीक है। मतलब जब कोई इंसान, इसमें बिजनेस के जैसा बड़ा कैपिटल नहीं चाहिए, इसमें एकदम इस्टेब्लिश करने के लिए बड़ा फैक्ट्री, मैन्युफैक्चर, मशीनरी नहीं चाहिए। इसमें बस स्किल चाहिए और क्वालिफिकेशन चाहिए। स्किल और क्वालिफिकेशन के आधार पे लोग मनी अर्न करते हैं, ठीक है। जैसे कि टीचर है तो बहुत बीएड कर रखे हैं, उनको बहुत सारा क्वालिफिकेशन है, नॉलेज है उनको, तो वो पढ़ा रहे हैं, राइट। जैसे कि हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर हैं तो वो डॉक्टरी कर रखे हैं, वो तभी डॉक्टर हैं, तभी इलाज कर रहे हैं। लॉयर हैं, उन्होंने भी लॉ कर रखा है, क्वालिफाइड है वो, उनको अच्छे से सर्टिफिकेट मिल रखा है, तब वो लॉयर हैं, ठीक है। तो प्रोफेशन, देखो बिजनेस में तो प्रॉफिट अर्न करते हैं, प्रोफेशन में फी मिलता है, और एम्प्लॉयमेंट मतलब कहीं जॉब, ठीक है। कहीं वो फैक्ट्री हो या स्कूल में कोई टीचर है तो वो एम्प्लॉयमेंट हो गया, जॉब हो गया। लेकिन वही कोई टीचर है जो अपना खुद का इंस्टीट्यूट चला रहा है, खुद ट्यूशन दे रहा है, ठीक है, उसके ऊपर कोई मालिक वगैरह नहीं है, तो वो आपका प्रोफेशन हो जाएगा, ठीक है, प्रोफेशनल टीचर वो हो जाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट में आपके वेजेस और सैलरी होते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक तो ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, मतलब बिजनेस एक्टिविटीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स समझने से पहले हमें ये समझ लेते हैं हम कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट है क्या। तो उसके लिए ना मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस नोट कर रखा है, ठीक है। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसी को समझ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, ठीक है, बिजनेस पे, प्रोफेशन, प्रोफेशन पे एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच का डिफरेंस क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस क्या होता है, पैसे लगा के, कैपिटल लगा के लोग अपना प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से कुछ व्यापार या कुछ कॉमर्स या इंडस्ट्री जो भी करे, मतलब ट्रेड करे या तो फिर इंडस्ट्री स्टैब्लिश करे, ऐसा कोई काम कर रहे हैं अपना कैपिटल लगा के, अपना टाइम लगा के, ठीक है, अपना फुल रिस्क लेकर, तो वो उनका बिजनेस है। लेकिन वही अगर आगे प्रोफेशन में, तो ये प्रोफेशन क्या है? तो प्रोफेशन में वो अर्निंग करते हैं, मतलब प्रोफेशन में उनको सर्टिफाइड नॉलेज मिला है, सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है, एक बॉडी से, ठीक, और वो इससे इसका यूज करके अपना मतलब लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं और उसके बदले में फी ले रहे हैं, ठीक है। नाउ आपका आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब सीधा है कहीं जॉब करना, ये हो गया एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रोजगार। अब हम
यहाँ तक तो हमारी बातें क्लियर है। अब हम समझते हैं पहला पॉइंट। सबसे फर्स्ट है मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें किस तरह का एम्प्लॉयमेंट होता है। तो बिजनेस में हम जानते हैं कि इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स और एनी लीगल फॉर्मेलिटीज इफ रिक्वायर्ड। ये तभी इस्टेब्लिश होगा जब कोई एंटरप्रेन्योर सोचेगा इसके बारे में कि इस्टेब्लिश करना है। जैसे कि आप हो, आप सोचो कि आपको कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करना है और आपने इस्टेब्लिश किया तो आप एक एंटरप्रेन्योर हुए, राइट। ये तो हमने बहुत एंटरप्रेन्योरशिप में भी पढ़ा था, ठीक है, क्लास 11th में। सॉरी मतलब आपको नहीं, आपके पहले वाले बैच में जो है ये सभी चीज़ें मैंने बताई है। नाम है प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब हिंदी में इसे पेशा बोलते हैं, बिजनेस को बिजनेस बोलते हैं, व्यापार बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट को रोजगार बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है देखो, प्रोफेशन कैन बी कमेंस्ड ऑन गेटिंग मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी, मतलब इन्हें मेंबरशिप मिलना चाहिए प्रोफेशनल बॉडी से, एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, और सर्टिफिकेट इनके पास होना चाहिए। जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं उनको ICAI के द्वारा बनाया जाता है, मतलब क्वालिफाई करवाया जाता है। वहीं लॉयर हैं तो वो भी कोई लॉ बोर्ड से लॉ करते होंगे, राइट, मतलब वो भी कोई लीगल यूनिवर्सिटी वगैरह से लॉ करते हैं, तो उनको सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, कि उन्होंने लॉ कर रखा है, उनको नॉलेज हुआ होता है। टीचर है तो टीचर के पास भी बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तभी वो टीचर बन सकते हैं, राइट। तो इस तरह का प्रोफेशन में आपको क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ नॉलेज भी होना चाहिए कुछ स्पेसिफिक फील्ड में, राइट। देन है आपका एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट पे उतना ज़्यादा बड़ा बात है नहीं। एम्प्लॉयमेंट कमेंस एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर या सर्विस एग्रीमेंट, कहीं भी जाओ इंटरव्यू दो, वहाँ पे आपको बुलाया जाता है, उसमें आपको सर्विस एग्रीमेंट या अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, फिर आप उसमें ज्वाइन करते हो गया बस, ठीक है। इसमें भी क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, नॉलेज तो चाहिए ही, कितना तो जितना जो भी एम्प्लॉयर होंगे जितना उनका मिनिमम क्राइटेरिया होगा उतना तो आपको एटलीस्ट चाहिए। नाउ है रिस्क। तो मुझे बताओ कि बिजनेस में रिस्क होता है या नहीं। तो यस, हमने पिछला ही क्लास में पढ़ा था कि बिजनेस इज फुल्ली रिस्की। ये बहुत रिस्की है क्योंकि हमें पता नहीं है फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर इज टोटली अनसर्टेन, इसीलिए ये रिस्की होता है। तो वही मैंने लिखा है कि द प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन, क्योंकि इसमें प्रॉफिट जो है वो अनसर्टेन है। सो रिस्क इज प्रेजेंट, इसीलिए रिस्क इसमें है, ठीक है, इसीलिए रिस्क इसमें है। अब देखो प्रोफेशन में क्या रिस्क होगा। प्रोफेशन में क्या रिस्क होगा, वहाँ तो हम ह्यूज कैपिटल लगा नहीं रहे, बहुत बड़ा बिजनेस स्टैब्लिश कर नहीं रहे, फैक्ट्री वगैरह, तो वहाँ पे क्या होगा हमारा, लेकिन वहाँ पे भी है बट कम है, ठीक है। अब वहाँ पे कैसे देखो, फी इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन, मतलब वहाँ पे फी जो है वो हम फी तो मिलते रहता है हमेशा, ठीक है। फी लेके ही लोग काम करते हैं, बिना फी लिए तो कोई काम करते नहीं है, तो फी मिल जाता है, इसलिए इसमें कम रिस्क है। क्योंकि प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा ये तो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, आपके मार्केट्स पे, आपके डिमांड एंड सप्लाई पे। बट यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का बात नहीं है, यहाँ पे आप सर्विस दोगे, फी लोगे, ठीक है, तो इसमें रिस्क कम है। हेंस लिटिल रिस्क इज इन्वॉल्व, थोड़ा रिस्क है कि आपका फी, आप काम पहले अगर कर दे रहे हो, वो आपको फी नहीं पे कर रहा, तब रिस्क हो सकता है, लेकिन जनरली इसमें रिस्क नाम का कोई चीज़ दिखता नहीं है। नाउ है इट डजेंट इन्वॉल्व एनी रिस्क। एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं है, जो भी रिस्क है वो आपके एम्प्लॉयर पे होगा या जिसका बिजनेस है उस पर होगा, आप पे कोई रिस्क नहीं होगा। प्रॉफिट हो उसको या ना हो, वो आपको जो सैलरी है, जो वेज आपका होगा, वो आपको पेमेंट करेगा ही करेगा। नाउ रिटर्न और रिवार्ड। तो ये मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि बिजनेस में हमें प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन में फी मिलता है, एम्प्लॉयमेंट में हमें सैलरी या वेजेस मिलता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आपको ऐसे प्रॉफिट, फी और सैलरी वेजेस लिख के नहीं आना है, आपको लिखना है रिटर्न और रिवार्ड ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट ऑफ इन प्रोफेशन वी प्रोफेशनल्स गेट फी, और रिटर्न ऑफ प्रोफेशन इज फी, और यू कैन राइट एम्प्लॉयमेंट में रिटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज सैलरी और वेजेस, ओके। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है। नाउ द थिंग इज नेचर ऑफ वर्क, मतलब काम का नेचर कैसा है, किस तरीके का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है बिजनेस इन्वॉल्व्स प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक, मतलब बिजनेस में क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रावधान किया जाता है, मतलब गुड्स बनाए जाते हैं या सर्विसेज दिए जाते हैं, इसका प्रावधान किया जाता है। गुड्स बनाए जाते हैं मतलब इंडस्ट्री, मैंने बताया था ना बिजनेस में दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक तो आपका कॉमर्स है मतलब ट्रेड, और दूसरा है इंडस्ट्री जिसमें आप मैन्युफैक्चर करते हो, राइट। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। इट इन्वॉल्व्स, अब देखो प्रोफेशन में इट इन्वॉल्व्स रेंडरिंग एंड पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विसेज, इसमें एक्सपर्ट सर्विसेज देते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट सर्विसेज दिया जाता है। मतलब कुछ एक्सपर्ट्स हैं जैसे कि सीए हैं, अकाउंट मतलब सीए हैं, ठीक है, तो वो एक्सपर्ट हैं टैक्सिंग वगैरह में, ठीक है, अकाउंटिंग वगैरह करने में, तो किसी भी बिजनेस का है तो वो उसमें जाके करेंगे, राइट। अब है आपका एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्व डूइंग द वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयमेंट में वही काम आप करोगे जो आपको एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाएगा, जो भी आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में होगा। जैसे कि आप अगर स्कूल में टीचर हो तो आपका
सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में होगा कि आपको टीचिंग करना है, पढ़ाना है, तो आप वहाँ पे पढ़ाओगे, ठीक है। तो सब जगहों पे अलग अलग जॉब होता है। अगर आप फैक्ट्री में जॉब कर रहे हो, फैक्ट्री में, तो अगर आप वर्कर हो तो वहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट में होगा कि आपको वहाँ पे वर्किंग करना है, मैन्युफैक्चर में काम करना है, तो वहाँ पे काम करोगे। ये डिपेंड करता है आपके काम पे, आपके जॉब पे, आपके एम्प्लॉयमेंट लेटर पे क्या लिखा है उस पर, ठीक है। नाउ अब जो चीज़ है दैट इज़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो मुझे ये बोलो कि क्या प्रोफेशनल्स और एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल लगा के जाते हैं? ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनमें हमें कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना प्रोफेशन में और ना ही एम्प्लॉयमेंट में। हमें कैपिटल लगाने की आवश्यकता है बिजनेस में। अगर बिजनेस करना है तो कैपिटल लगाना होगा। हियर आई हैव रिटन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड एज पर साइज ऑफ बिजनेस। इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट जरूरी है बिजनेस के साइज के अनुसार। अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कि आपका बिजनेस नहीं चल सकता, मतलब आप स्टैब्लिश ही नहीं कर सकते। कहाँ से करोगे? कैपिटल तो लगाना ही पड़ेगा, चाहे जहाँ से लगाओ, लोन लेके लगाओ या खुद से लगाओ, लगाना तो है ही। बिना इसके तो कुछ होने जाने वाला है नहीं। इसमें प्रोफेशनल में थोड़ा सा कैपिटल चाहिए, मतलब डिग्री वगैरह के लिए, सर्टिफिकेट वगैरह के लिए, या फिर अगर आप अपना एक ऑफिस खोल रहे हो तो उसमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा तो चाहिए, तो थोड़ा चाहिए, ज़्यादा नहीं। लिटिल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए इस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे, ठीक है, हमेशा नहीं, ओनली इस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे, ठीक है। इसमें नॉट रिक्वायर्ड, इसमें कुछ ज़रूरी नहीं है। इसमें बस आपको जाकर इंटरव्यू देना है, सिलेक्शन हो गया तो रख लिया जाएगा। नाउ क्वालिफिकेशन, अभी हम क्वालिफिकेशन कर रहे थे ना, वही है, देखो, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन। इसमें कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। देखोगे यूट्यूब पर कि 12 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा, ये लोग बड़ा बड़ा बिजनेस कर दे रहा है और अच्छा से अर्निंग कर रहा है। और ऐसा अगर इसमें क्वालिफिकेशन होता तो फिर तो कोई भी क्वालिफिकेशन, मतलब बिना कोई भी बिजनेसमैन बन ही नहीं पाता। बट ऐसा नहीं है, अब क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है कि इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन हमें नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब बिजनेसमैन बनना है तो कोई क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं, आपका माइंडसेट बिजनेसमैन वाला होना चाहिए। हाई डिग्री ऑफ एक्सपर्टीव एंड ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, मतलब डिग्री इसमें होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। विदाउट सर्टिफिकेट तो आप नहीं कर सकते, लीगली आप ये नहीं कर सकते। अगर फिर भी करते हैं तो वो इलीगल होगा, ठीक है, वो इलीगल है अगर कोई कर रहे हैं तो। और ट्रेनिंग तो बिल्कुल ही चाहिए। टीचर हैं तो टीचर्स को टीचर ट्रेनिंग चाहिए, लॉयर हैं तो लॉयर को भी लॉ कोर्ट में जाकर ट्रेनिंग करना होगा, अकाउंटेंट हैं तो उनका तो भाई आर्टिकलशिप, मेंबरशिप, उसी में सारा ट्रेनिंग हो जाता है। नाउ दिस इज क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड एज प्रेस्क्राइब्ड बाई एम्प्लॉयज़, मतलब एम्प्लॉयज़ ने जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग रिक्वायर कर रखा है वो इसमें होता है एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। नाउ द थिंग इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि क्या बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को आगे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बिजनेस को बिल्कुल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तभी तो 7 पीढ़ी करते रहते हैं। एक बार जो बिजनेस इस्टेब्लिश हो गया, किसी के दादाजी ने कोई बिजनेस इस्टेब्लिश कर दिया तो फिर उनका तो पूरा फैमिली भाई सेट है 7 पीढ़ी तक, राइट। 7 पीढ़ी तक नहीं, उससे आगे भी चल सकता है, कोई गारंटी नहीं इसका। इट इज़ पॉसिबल, इसमें इंटरेस्ट पॉसिबल है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है। नॉट पॉसिबल क्योंकि प्रोफेशन में आपके बच्चे के पास नॉलेज होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो हो सकता है कि उसी प्रोफेशन में जाएं या ना जाएं, उनकी मर्जी, ठीक है। बिजनेस में भी है, उनकी मर्जी तो है, बट वो आगे खींच सकते हैं, रन कर सकते हैं। प्रोफेशन में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें एम्प्लॉयमेंट में तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका कहीं जॉब लग गया, आप वेदर वो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो, वो आपका ट्रांसफर नहीं होगा। आपका जॉब हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आपके बच्चों का भी हो जाएगा, ठीक है, उनको अपना मेहनत करना होगा। नाउ द थिंग इज, चलो ये तो हम समझ गए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब आप इसके ऑब्जेक्टिव्स को या फिर इनके इंपॉर्टेंस को या इनके फीचर्स को खुद से लिख सकते हो, ठीक है, खुद से लिख सकते हो। बट स्टिल थोड़ा पॉइंट मैंने लिखा है, मैं इसे एक्सप्लेन तो कर दूंगी, बट इसे खुद से आप लिखोगे एक्सप्लेन करके, ठीक है। और ये क्या है, देखो, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर जो बिजनेस है इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो फर्स्ट वन इज प्रॉफिट अर्निंग। सबसे पहली बात कि इसमें प्रॉफिट अर्न करते हैं। क्या अर्न करते हैं? प्रॉफिट, ठीक है, इसमें प्रॉफिट मिलता है। मैंने अभी बताया ना आपको, इसमें रिटर्न में क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो आप यहाँ से आराम से पॉइंट बना करके इसमें लिख सकते हो, ठीक है, सोच समझ के। ये जो डिफरेंस है इसमें आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, आराम से इसमें लिख सकते हो। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, इसमें रिटर्न जो है वो अनसर्टेन है, क्योंकि रिस्क है भाई, बिना रिस्क के तो कुछ होगा नहीं। बिजनेस है, वो चल भी सकता है, वो नहीं भी चल सकता है। हो सकता है कि आपका लक बहुत अच्छा है और आपका मार्केट भी आपका सपोर्ट कर रहा है तो ये चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। नाउ द थिंग इज
डीलिंग इन रेगुलर बेसिस, ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एक बार कबाड़ बेच के पैसा कमा लिए तो आपने बिजनेस कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। ये आपका रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। आप कबाड़ को इकट्ठा करके नई चीजें बना के बार बार बेच रहे हो, इसको रेगुलरली कर रहे हो, इसे आपने अपना अर्निंग करने का एक जरिया बना लिया, आपने इसको अच्छे से स्टैब्लिश करके बना लिया, तो ये आपका जो है वो बिजनेस कहलाएगा। लेकिन एक दिन बेच दिए कबाड़ से कुछ बना के तो एक दिन में वो बिजनेस नहीं हो जाता, ठीक है। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें आप अर्निंग करते हो, अपनी जीविका चला सकते हो, यू कैन अर्न लिविंग बाय द बिजनेस, राइट। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का सेल और एक्सचेंज होता है। बिना गुड्स एंड सर्विसेज का सेल एंड एक्सचेंज किए आप बिजनेसमैन नहीं कहला सकते। आप क्या दोगे क्या लोगे, तो इसके लिए आपके बीच में मोड होना चाहिए, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज। देन है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। प्रोडक्शन का मतलब कि आपको इसमें कोई नई चीज़ें आप या तो बनाते हो, या तो प्रोक्योरमेंट का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो, खरीद बिक्री करते हो, एक्सचेंज करते हो, राइट। तो ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। थोड़ा सा हमें ऑब्जेक्टिव्स को भी समझना है, जो मैंने इधर लिख रखा है, ये है आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ये ऑब्जेक्टिव्स में आपको क्या समझना है, सो द फर्स्ट थिंग जो आपको समझना है दैट इज कि ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपके पास कुछ खाली पड़ा, कुछ लकड़ियाँ थी, आप उसमें प्रोडक्टिव तरीके से सोच के एक नए तरीके का फर्नीचर बना दिए, तो ये प्रोडक्टिव हुआ ना, ठीक है। तो बिजनेस का एक उद्देश्य होता है प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी। उद्देश्य एक ये है कि लोगों को प्रोडक्टिव मतलब ऐसी चीज़ें बनाए जो प्रोडक्टिव हो, ठीक है, प्रोडक्टिव चीज़ें बनाए कोई वेस्ट चीज़ से, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा है इनोवेशन। इनोवेशन होना चाहिए सबके अंदर, ठीक है। तर्क शक्ति सबका मतलब तर्क शक्ति बनाने के लिए कुछ इनोवेटिव आइडिया को अपना यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्टिव, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को यूज़ करना, इनोवेशन, ठीक है। नाउ द थिंग इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है बिजनेसेस के ऊपर या लोगों के ऊपर कि वो अपने सोसाइटी का कुछ भला करें, ठीक है, अपने सोसाइटी के लिए कुछ करें, तो ये भी आपका बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है। बिजनेस एस्टैब्लिश करने का ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। नाउ द थिंग इज अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करना भाई ये तो प्राइमरी है, ये तो सबसे पहले मुझे लगता है होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इसमें रिस्क के साथ साथ कैपिटल लगाने के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान दिया जाता है दैट इज टू अर्न प्रॉफिट। बिना प्रॉफिट मतलब ऐसा कोई भी बिजनेसमैन नहीं होगा जिसका प्रॉफिट अर्न करना नहीं होगा, मतलब जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होगा, ऐसा कोई भी बिजनेसमैन आई डोंट थिंक ये होता है। वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि वहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनका परफॉर्मेंस हो, उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो, उनका डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो एक उद्देश्य इनका ये भी होता है। इन सभी को अच्छे से डील कर लोगे, दो लाइन सबके बारे में लिख लेना, ठीक है। और लिखने में आप अपनी बुक का हेल्प ले सकते हो, फ़ोन गूगल का भी हेल्प ले सकते हो, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। देन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप होमवर्क अपना कर लेना, ठीक है, क्योंकि बिना होमवर्क किए आपको जो भी क्लास में बताया जाता है ये आप भूल जाओगे। आई एम 100% श्योर अबाउट दैट, क्योंकि बिना रिवीजन कुछ नहीं किया जा सकता। नाउ द थिंग इज बेसिक फैक्टर्स बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले का बेसिक फैक्टर, बेसिक नहीं बेसिक, इट्स बेसिक, ओके। बेसिक फैक्टर मतलब आप अगर कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आप खुद से सोचो कि आप अगर बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो आप किन किन बातों का ध्यान दोगे। तो सबसे पहले तो आप सोचोगे कि किस टाइप का बिजनेस है, कैसा टाइप का बिजनेस आप इस्टेब्लिश करना चाहते हो। दूसरा सोचोगे कि कहाँ से पैसे लाएंगे। तीसरा सोचोगे कि कहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे। चौथा सोचोगे कि इसमें क्या क्या मुझे खरीद कर लाना है। मतलब आप अपने तरीके से अगर सोचो तो आप इसे बहुत ही अच्छे से लिख सकते हो, एकदम सोच के अपने माइंड से, ठीक है। तो देखो क्या है, मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है पॉइंट, दैट इज चॉइस ऑफ ऑनरशिप। सबसे पहले तो आप ये सोचो कि आपका जो बिजनेस है वो सोल प्रोप्राइटरशिप होने वाला है, फर्म होने वाला है, HUF होने वाला है या फिर कंपनी होने वाला है, ठीक है। ये सारे बिजनेसेस के टाइप हैं, ठीक है। ये आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, आगे चैप्टर्स में हैं। तो चॉइस ऑफ बिजनेस, सबसे पहले तो आपको बिजनेस का चॉइस पता करना होगा। चॉइस ऑफ द ऑनरशिप ऑफ द बिजनेस, मतलब आप ऑनरशिप कैसा रहेगा आपका, ठीक है। तो ये आप सोचोगे अगर आप फर्म कर रहे हो तो फर्म में आपके फ्रेंड्स या जो भी लोग आपके साथ आ रहे हैं वो लोग कौन हैं, कितने कैपिटल ला रहे हैं और कितना वो वर्क कर रहे हैं, ये सभी इस पे आता है। नाउ द साइज ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस का साइज आपको पता होना चाहिए। मतलब आप कितना बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, 50,000 रुपीज़ लगा के, 10 लाख रुपीज़ लगा के, जितना बड़ा भी आप बिजनेस करना चाहते हो, ये सारा आता है इसमें। नाउ द थिंग इज लोकेशन, कि कहाँ पे करोगे ये, ठीक है। लोकेशन आपको पता होना चाहिए, जगह आपको पता होना चाहिए,
ठीक है। फाइनेंस कि कैपिटल कहाँ से आएगा, कि आपके पास सेविंग्स है या आपको लोन लेने होंगे, या आप अगर फर्म है तो अपने पार्टनर से कलेक्ट करोगे, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। टैक्स प्लानिंग कि क्या आपका जो बिजनेस है स्टैब्लिश करने के लिए टैक्स वैक्स देना होता है, तो आप क्या सीए अपॉइंट करोगे या नॉर्मल छोटे मोटे अकाउंटेंट रख लोगे या फिर खुद से करोगे, ये सभी चीज़ें याद होनी चाहिए। मतलब ये सभी चीज़ें माइंड में सबकी होती है। लॉन्चिंग द एंटरप्राइज, और फिर लास्ट में उसको लॉन्च करना कि आप कैसे लॉन्च करोगे, लोगों तक इसे कैसे पहुंचाओगे। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। आप इसमें और भी कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हो आपके माइंड के अनुसार, ठीक है। और इन सभी को 2-2 पॉइंट लिख के एटलीस्ट डील कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इतना ही लिख के आओगे तो 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आपको चाहिए कि आपको इसे डील कर करके अच्छे से लिखना है। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, जिसकी वजह से मैं एकदम इन सभी को भी नहीं लिख सकती। ठीक है, और अगर मैं लिखने लग जाऊँ तो वीडियो में 10-20 पार्ट पता नहीं कितने बन जाएंगे, तो इसीलिए मैंने इसमें नहीं लिखा है। बाकी क्लासेस में तो मैं लिखती ही हूँ कुछ कुछ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इनको छोड़ना नहीं है। मैंने समझा दिया, अब आपके पास बुक है, आप बुक का यूज़ करके इसे लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब एक क्लास और इसका रह गया, एक पार्ट में और हम इसे खत्म कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। एंड यस, वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो जा रहा है मेरा, बिकॉज यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का स्थिति है मेरे एरिया में बिल्कुल ख़राब है। और रही बात इन्वर्टर की, तो मेरे घर में इन्वर्टर तो है, बट मेरे रूम को छोड़ के सारे रूम में कनेक्शन है। दैट्स वाई मेरे रूम में जब भी मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती हूँ लाइट ही चला जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है मेरे साथ, ऊपर से थोड़ा बहुत यही बस प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है बस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।